नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था, आपकी यूपी पीसीएस की जो परीक्षा है 2024 वाली, उसके लिए हम पीवाईक्यू की क्लासेस लेके आ रहे हैं। तो अब आपको आज से सब्जेक्ट वाइज यूपी पीसीएस के लिए पीवाईक्यू की क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं, जिसमें आपका इतिहास हो गया, भूगोल है, साथ में राज्य व्यवस्था है, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण पारिस्थितिकी और आपका इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, जो कि आर्थिक और सामाजिक विकास, इसके हम पीवाईक्यू कराएंगे। तो अब से जो क्लासेस आ रही हैं उसमें 2023 पिछले वाले पेपर को भी इंक्लूड करके ये सेशन आपका शुरू किया जा रहा है। तो बस बने रहिए। तो दोस्तों, चलिए आज से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास से रिलेटेड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू, ठीक है, जिसमें आप मतलब कंप्लीट आपका हिस्ट्री आपको पता चल जाएगा कि भाई हिस्ट्री का कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्या पढ़ना है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि देखिए, पीवाईक्यू पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम की डिमांड पता चलती है, आपका किस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, सब कुछ आपको पता चलता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करेंगे इतिहास के पीवाईक्यू से। कल से आपको मतलब रेगुलर आपका लगभग 2 सब्जेक्ट में साथ में लेके चलूँगी। एक तो मैं इतिहास शुरू कर रही हूँ, दूसरा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि दूसरा सब्जेक्ट आप लोग कौन सा चाहते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में पहली बार पूरा पाषाण काल उपकरण की खोज की थी, ठीक है, ये क्या थे? वह एक थे, ऑप्शन ए दिया गया है कि भूगर्भ वैज्ञानिक थे, या फिर पुरातत्वविद थे, पुरा वनस्पति शास्त्री थे, या फिर ए और बी दोनों। तो देखिए, जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे वो थे दोनों, ठीक है। मैं आपको बस क्वेश्चन का आंसर बताते जाऊंगी, आप लोग लर्न करते जाइएगा, बाकी एक्सप्लेन वे में आपको क्लासेस वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही होगा, ए और बी दोनों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? ठीक है, लौह युग का पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन थॉमसन ने, लुब्बक ने, टेलर ने, या फिर चाइल्ड ने। तो ये याद रखिएगा कि थॉमसन थे। थॉमसन ने जो कि कोपेनहेगन संग्रहालय से जो भी सामग्री मिली हुई थी, थॉमसन ने पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। जब भी एग्ज़ाम में पूछा जाए त्रियुगीय विभाजन, आपको तुरंत याद आना चाहिए थॉमसन। ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, कई बार रिपीट हुआ है ये सवाल, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल, ऊपरी पाषाण काल में, या फिर मध्य पाषाण काल में? आप लोग को बताना है पशुपालन का प्रारंभ। पशुपालन का प्रारंभ, तो इसमें देखिए, पशुपालन का प्रारंभ जो है वो मध्य पाषाण काल में हुआ था, याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, पशुपालन के साथ आपके एग्ज़ाम में कृषि पूछा जाता है, ठीक है, कृषि पूछा जाता है, लोहे का उपयोग पूछा जाता है, ठीक है। अग्नि तो अब अंडररेटेड हो गया, पहले पूछा जाता था, लेकिन हाँ याद रख कर लीजिएगा, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें हैं, पशुपालन हो गया, कृषि, लोहा, ये चावल की खेती पहली बार, ठीक है, गेहूँ, पहली बार कौन सा अनाज जो है प्रयोग में लाया जाता था, पहली बार कौन सी धातु प्रयोग में लाई गई है। तो ऐसे सवाल जो हैं जो आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगी कि कैसे कैसे सवाल आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो आप लोग पढ़ोगे ना, तो अगर आप पेज पढ़ोगे तो आप उसमें से लाइन्स अपनी हाईलाइट कर लोगे कि हाँ भाई ये बताया गया है, ऐसी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हुआ कि कौन से पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ, उसी तरह आप याद रखिएगा कृषि भी पूछा जाता है, लोहा है, गेहूँ, चावल, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान, ठीक है, वह स्थान कौन सा है? लंघनाज, बीरभानपुर, आदमगढ़, या फिर चौपानी मांडो, ठीक है। तो वह कौन सा स्थान है मध्य पाषाणिक प्रसंग में जिसमें पशुपालन के प्रमाण मिले? तो देखिए, पिछले सवाल से तो आपको पता चल चुका है कि पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। तो कौन सा स्थान है? तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, आदमगढ़ से पशुपालन का प्रमाण मिला था। याद रखिएगा, पशुपालन मध्य पाषाणिक काल में, और मध्य पाषाणिक काल में सबसे पहले कहाँ? आदमगढ़ में। अब आप लोगों को बताना है कि ये जो आदमगढ़ जो है ये कहाँ लोकेट करता है, इसकी लोकेशन बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट, ठीक।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन दिया गया है चौपानी मांडो, काकोरिया, महदहा या फिर सराय नाहर राय। ठीक है, तो हड्डी के जो उपकरण की अगर बात की जाए, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं महदहा से। ठीक है, हड्डी के उपकरण हमेशा याद रखिएगा महदहा। इसी तरह कुछ कुछ लोकेशन है, महदहा हुआ, दमदमा है, सराय नाहर राय है, जो कि अपनी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए फेमस है, वो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हड्डी के उपकरण महदहा याद कर लीजिए। आगे है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिलते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, सराय नाहर राय, दमदमा, महदहा या फिर लंघनाज। तो मैंने अभी क्या बताया, दमदमा नाम लिया था ना, तो 3 मानव कंकाल जो है याद रखिएगा दमदमा से प्राप्त हुए हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है कि खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था। खाद्यान्नों का उत्पादन, ठीक है, नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में या फिर प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो खाद्यान्नों का उत्पादन की बात की जा रही है, मतलब उस टाइम में हंटिंग वगैरह ये सब करके स्टोर रखना, अग्नि से पकाना, ये सब सीख चुके थे, तभी तो अपग्रेड होकर अब उत्पादन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं नवपाषाण काल की। आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो इसको बना लेंगे ये सवाल। ठीक, आगे है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जीवाश्म कहाँ मिलता है। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जीवाश्म, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नलमाला पहाड़ियाँ या फिर नर्मदा घाटी। तो सबको पता होना चाहिए मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। ठीक, अगला सवाल आ जाइए। अब थोड़ा सा अलग है ये आपका, अभी तक आपने एंशिएंट हिस्ट्री के सवाल देख लिए, अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक, सबसे पहले तो आप लोगों को याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अदरवाइज़ गूगल कीजिए और उसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई एका आंदोलन हुआ कब था और इसकी जो फेमस पर्सनैलिटीज़ थी, जो मुख्य व्यक्तित्व थे, उनमें कौन कौन थे। ठीक है, तो जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये सवाल पूछा गया है। सब ऑप्शन ए दिया गया है कि लगान न अदायगी, फिर दूसरा है अंग्रेजी राज का विरोध करना, तीसरा लगान का नकद में परिवर्तन करना और चौथा है जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें सही है आपका ऑप्शन सी, लगान का नकद में परिवर्तन करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस सांस्कृतिक कृति के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं। ठीक, तो हस्तिनापुर कीर्ति कौमुदी, पृथ्वीराज विजय, हरिकेली नाटक या फिर पृथ्वीराज राशो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये है हरिकेली नाटक, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है गैरिक मृदभांड पात्र। ठीक है, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ हस्तिनापुर, अहिछत्र में, नूह में, लाल किला में। तो ये देखिए हस्तिनापुर, जब भी गैरिक मृदभांड पात्र आए इसका नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। लर्न करना है, फैक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। ठीक है, महाराष्ट्र के लोग ताम्रपाषाण काल में मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर। तो देखिए ये आपने पढ़ा होगा। अब आप लोगों को बताना है कि भाई ये कौन सी संस्कृति थी जिसमें ताम्रपाषाण काल के लोग मृतकों को घर के फर्श के उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर रख के दफनाते थे। उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। इस संस्कृति का एक पर्टिकुलर नेम है जो कि महाराष्ट्र वगैरह की लोकेशन में पाई जाती है। अब आप लोगों को नाम वो मेंशन करना है। ठीक, तो देखिए इस तरीके से जैसा मैं बता रही हूँ, आपको एक सवाल में 2-3 सवाल जो है मिल जा रहे हैं, आपके तैयार हो रहे हैं। जैसे मैं आपको लगभग अगर 10 सवाल बताती हूँ, आप 10 PYQ पढ़ रहे हैं मेरे साथ, मैं आपको लगभग 20 से लेकर के 30 सवाल जो है आपके तैयार करवा रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, PYQ का मतलब वही होता है कि आपको एज इट इज़ सवाल नहीं याद करने हैं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर से पता चलता है कि भाई आपको किस डायरेक्शन में ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, क्या पढ़ना है आपको ये पता चलता है। ठीक, इसको बताइए।
अब अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा स्थान है जहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। तो भाई वो स्थान ऑप्शन ए दिया है बुर्जहोम, ऑप्शन बी है कोलडिहिवा, तीसरा है चोपानी, चौथा है मांडो। ठीक है, चोपानी मांडो। तो ये स्थान है मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला हुआ है बुर्जहोम से। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम से, कोलडिहिवा से, ब्रह्मगिरी से या फिर संगनकल्लू से? तो देखिए, गर्त आवास के साक्ष्य जो मिले हुए हैं वो बुर्जहोम से मिले हुए हैं। फिर है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ठीक है, वो है मुरहना पहाड़, घघरिया, बहगी खोर या फिर लेखनिया। ठीक, तो देखिए ये है लेखनिया, लेखनिया नहीं, लेखहिया। ये विंध्य क्षेत्र में पाया जाता है। इस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हुए हैं। लेखहिया याद किए रहिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या फिर विज्ञान पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है अर्थव्यवस्था पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे, ये आपको बताना है। प्राग ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो ऐतिहासिक काट दो, उत्तर ऐतिहासिक काट दो, ये बहुत पहले की है, तो ये संबंधित है भाई आपकी आद्य ऐतिहासिक युग से। ये ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़िए। बस कुछ सवाल और डिस्कस करेंगे, फिर कल कंटिन्यू करते हैं। अगला है कि सिंधु घाटी की गैर सभ्यता गैर आर्य थी। गैर आर्य थी क्यों? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता खेतिहर अर्थव्यवस्था थी या फिर उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, विस्तार नर्मदा घाटी तक था, ये कोई लॉजिक नहीं है। खेतिहर होना कोई लॉजिक नहीं है गैर आर्य का। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ये है कि वह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, मतलब आर्यों से पहले रखा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। क्यों? राइट आंसर इसका क्या होगा? दिया है लिपि, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, तांबा या फिर मृदभांड। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पोट्री, भाई उनका मृदभांड। मृदभांड के कारण जो है, जिस प्रकार के मृदभांड जो है आर्यों के समय और सिंधु घाटी की सभ्यता के समय पाए गए, तो कंपेयर किया जाता है, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखा गया है। ठीक, राइट आंसर हो गया आपका मृदभांड। फिर आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी? क्यों? ऑप्शन दिया गया है कि सिंधु घाटी संस्कृति में विकसित शहरी जीवन की सुविधाएँ थी, पहला ऑप्शन। दूसरा दिया गया है कि यहाँ चित्रलेखीय लिपि थी। तीसरा, सिंधु घाटी संस्कृति में लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ठीक, और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो ये देखिए बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों बिल्कुल सही है सिंधु घाटी के बारे में। तो इस प्रकार से शहरी जीवन होना, चित्रलेखीय लिपि होना और रक्षा शस्त्र हुए और लोहे वगैरह इन सब के ज्ञान का अभाव होना, इस प्रकार से जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता से भिन्न होती है। तो सवाल देखिए, ये सब बहुत अच्छे हैं। अभी जो है ये जो पिछले 3-4 सवाल आए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सिंधु घाटी वाला, आर्यों से पूर्व क्यों रखा गया है, गैर आर्य क्यों थी, ऐसे सवाल आपके पीसीएस में आते हैं। ठीक, अब अगला सवाल है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख, पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख, पुरातत्व खुदाई या फिर उपर्युक्त सभी। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है पुरातत्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कैसे मिलती है भाई? शिलालेख वगैरह नहीं थे उतना ज़्यादा, ये डिपेंड थी पुरातत्विक खुदाई पर। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मुहरों पर लिखावट और धार्मिक ग्रंथ। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर वही होगा, पुरातत्व संबंधी खुदाई। ठीक है, उस समय में जो भी जानकारी का स्रोत था वो केवल यही पुरातत्व संबंधी खुदाई ही थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बस यही एंड करते हैं। आखिरी सवाल आज का रहेगा कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या फिर कुषाण काल?
तो देखिए मूर्ति पूजा का जो आरंभ जो है वो पूर्व आर्यों से माना जाता है। ठीक है, तो ये आपके हमने कुछ 20-25 सवाल आज डिस्कस कर लिए। मैंने आपको एक्स्ट्रा सवाल भी बताया कि हाँ भाई आपको कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो लगभग इस 23 सवाल में हमने लगभग आपको 50 सवाल आपके तैयार करवा दिए। तो बस नेक्स्ट सेशन के साथ फिर मिलते हैं। पढ़ते रहिए, PYQ पूरा करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।